आज मुझे लगता है पहली बार हम लोग पुस्तक संवाद कार्यक्रम ऑनलाइन रूप में आयोजित कर रहे हैं अपने महाविद्यालय में। कई बार हम लोगों ने लोकार्पण कार्यक्रम किया था, पुस्तक पर चर्चाएं भी एक दो बार हुई हैं ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑनलाइन रूप में पहली बार आज हम लोग यह पुस्तक संवाद कार्यक्रम अपने महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। और खास करके हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए तो यह पहला ही अवसर है कि राष्ट्रीय सेवा योजना किसी पुस्तक पर भी चर्चा कर रही है। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर BS झा सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में हमारा यह विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है। और विशेष आभार एवं स्वागत है इस कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षकों का, शोधार्थियों का और विद्यार्थियों का। मैं देख रहा हूं कि कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें कि हमारे सिद्धेश्वर काश्यप सर, जो कि हमारे सहरसा में हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ राजकुमार झा जी, हमारे अजय कुमार जी, मिथिलेश भाई हमारे, और हमारे NSS के भी तिलकामांझी भागपुर विश्वविद्यालय से राहुल जी NSS के कोऑर्डिनेटर हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस समूह का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और खास करके हमारे जो आज की आदरणीय अध्यक्षा हैं, उनकी काफी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं अपनी ओर से ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों वक्ताओं को ज्यादा समय मिले और आप लोग जरूर कुछ ना कुछ अपने प्रश्नोत्तर सत्र में उठाएं, ताकि हमारे पुस्तक के लेखक को और भी अवसर मिले कि वे अपनी पुस्तक के बारे में और स्पष्टीकरण दे सके। तो मैं अपनी ओर से ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने बड़े भाई, अपने अभिभावक, जिनसे मुझे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज भी मैं नहीं भूलता हूं, वो हरिद्वार का अधिवेशन वर्ष 2008 ईस्वी में हरिद्वार में अखिल भारतीय दर्शन परिषद का अधिवेशन हुआ था, जहां पर मुझे आलोक टंडन सर से मुलाकात हुई थी मेरी। और जब अधिवेशन खत्म हो गया था, हरिद्वार स्टेशन पर हम लोग गाड़ी पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो सर ने मुझे पूछा था कि तुमने जो शोध पत्र लिखा है उस पर तुमने किन किन लेखकों की पुस्तकें पढ़ी है तुमने। मेरा वो शोध पत्र नवबोध धर्म से संबंधित था, तो सर ने मुझे पहले ही पूछा कि किन किन पुस्तकों को तुमने पढ़ा था है। तो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, मैंने उन्हें बताया, तो इन्होंने कई पुस्तकों को पढ़ने का मुझे सुझाव भी दिया था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शुरू से इनका शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को ये प्रेरित करते रहते हैं कि अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, और स्वयं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते भी हैं, उसकी समीक्षाएं भी लिखते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में अपने विचार उत्तेजक व्याख्यान के लिए जाने जाते हैं। दर्शन के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, सभी आपसे परिचित हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सभी कार्यक्रमों में आप यथासंभव उपस्थित रहते हैं, चाहे मैं आपको वक्ता के रूप में बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, चाहे मैं आपको अतिथि के रूप में बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, सिर्फ श्रोता के रूप में भी आप मेरे सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उसकी गरिमा बढ़ाते हैं और जरूर उस कार्यक्रम में कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं। तो मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि आप भी जरूर, हमारे आलोक सर का आज मुख्य कार्यक्रम है आज का, तो उस पर जरूर आप लोग प्रश्न पूछेंगे, सर को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे तो कार्यक्रम के बाद मुझे डांट भी मिलेगी कि तुमने कैसा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें संवाद तो हुआ ही नहीं, सिर्फ भाषणबाजी होती रही। इनकी हमेशा एक, हमको जब मैं स्टडी सर्किल भी करता था तो हमेशा ये कहते थे तुम 4-5 वक्ताओं को दे देते हो, सारा समय तुम्हारा वक्ताओं में चला जाता है, डिस्कशन नहीं हो पाता है। इनकी हमेशा एक कोशिश रही है। तो मैं सर आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपको सादर प्रणाम करता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप अपनी इस पुस्तक संस्कृति के बारे में, हमारे जिन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है उन्हें भी इस पुस्तक का एक संक्षिप्त विवरण भी, और आपने ये पुस्तक क्यों लिखी, इस समय इस पुस्तक की क्या जरूरत है वर्ष 2025 ईस्वी में, इस सभी बातों पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे और फिर हम लोग अपने इंदु मैडम को सुनेंगे। अब बीच में प्रश्नोत्तर का भी सत्र होगा। मैं आलोक टंडन सर को आमंत्रित करता हूं, सर आप आए और हम सब का ज्ञानवर्धन करें। आलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। आपके जिसको बोलते हैं कि
काइंड वर्ड्स हमारे बारे में, और ये आपके सम्मान और का ही प्रतीक है, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके को उपस्थित करने के लिए भी आप सभी को बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं, वक्ताओं और प्रधानाचार्य महोदय को भी आभार। सवाल जैसा कि इस पुस्तक की चर्चा के बारे में पहला उठता है, मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। तो अभी अभी जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने कहा कि हमारे यहाँ इस समय संस्कृति को लेकर शोर बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अधिकांश लोगों में एक पक्ष कहेगा कि हमारी संस्कृति विदेशी संस्कृति से खतरे में है, दूसरा पक्ष कहेगा कि हमारी संस्कृति के ऐसे अंतर विरोध हैं जिनसे अभी तक हम निजात नहीं पा पाए हैं, तीसरा पक्ष कहेगा कि ये सारी जो बातें हैं इन सबका कोई खास मतलब नहीं है और हमको तो अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ लौट जाना चाहिए, और वो संस्कृति जो है वही हमारे लिए श्रेय है। तो इस सारे विमर्श के दौरान कोई भी जिज्ञासु, कोई भी विद्यार्थी इस बात को लेकर बड़े ही भ्रम में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन सा रास्ता चुने। तो इस विवेक के प्रति जो ये जो भ्रम की स्थिति बनती है, इसके निवारण के लिए सबसे पहले एक जरूरी बात होती है कि हम संस्कृति के प्रत्यय को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें कि आखिर संस्कृत होती क्या है, ये इसको कैसे समझा जाए। यही मेरे इस छोटी सी पुस्तिका के लिखने के पीछे की प्रेरणा है, और इसी से ये पुस्तक प्रारंभ होती है कि संस्कृति को कैसे समझें। और जब हम इस पर पहला सवाल उठाते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की परिभाषाएं आती हैं। एक परिभाषा बहुत समय से, पुराने समय से रही है, जिसको कि मैं और एक कलात्मक, सौंदर्यात्मक, बौद्धिक मूल्यों तक ही उसको सीमित करती है संस्कृत को, और ये मान के चलती है कि संस्कृति जो है वो कुछ उच्च वर्गों के तक सीमित चीज है, वही उसकी जो है उसको उपलब्ध कर सकते हैं और उन्हीं के जरिए वो समाज में आती है। साथ ही साथ ये सब परिभाषा जो है वो एक तरीके से का अगर हम हमारे यहाँ भी हैं और यूरोप में भी रहे हैं, उन्होंने इसकी बात की है। और हमारे यहाँ भी को ले सकते हैं, एस.टी. शल्य जी को ले सकते हैं, और भी निर्मल वर्मा का इधर बहुत नाम आया है। तो इनके लिए संस्कृति जो है वो कहीं एक तरीके से सिर्फ एक मूल्य दृष्टि की तरह है, और वो मूल्य दृष्टि जो है वो किसी पुराने अतीत युग में किसी बंद बक्से में या किसी ऐसी जगह में स्वर्ण मणि के समान रखी हुई है, जिसकी कि हमें खोज करनी है। ये हमको डिस्कवरी व्यू कहलाता है, खोज का विषय है। ये पहले से ही और हमेशा के लिए नियत हो चुकी है। इसके विपरीत जो दूसरा दृष्टिकोण सामने आया है और धीरे धीरे वही प्रभावशाली होता चला गया है, वो दृष्टिकोण हमको मानव शास्त्रियों ने दिया है। मानव शास्त्रियों ने जब संस्कृत को देखने की कोशिश की और आदिम समाजों से उच्च वर्ग जो, तो उनको ये समझ में आया जो नहीं है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि संस्कृति जो है वो पूर्ण जीवन प्रणाली होती है, और किसी भी समाज की संस्कृति की जो प्रणाली है उसमें वो सौंदर्यात्मक, साथ ही साथ उसका एक भौतिक पक्ष भी होता है, और ये भौतिक पक्ष जो है
वो पुराने समाजों में जैसे खेती, पशुपालन और स्थापत्य वगैरह इस सब से भी जुड़ा होता है। तो इस तरीके से देखने पे होता क्या है कि जो पुरानी परिभाषा है वो एक संकीर्ण परिभाषा नजर आती है, और ये दूसरी परिभाषा जो है, मानव शास्त्रीय परिभाषा जो है, वो एक व्यापक परिभाषा हो जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि हम किसको चुने या कौन सी उचित हो सकती है, तो इसमें मैंने इस विमर्श को आगे बढ़ाया है और ये बताने की कोशिश की है कि संस्कृत के बारे में पुरानी परिभाषा, पुरानी समझ में खोट है, और ये मेरे वक्तव्य के समाप्त तक आपको अनेक तर्कों से स्पष्ट भी हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत का मूल स्वरूप जो है वो ऐतिहासिक है, ये कोई धर्म के अंतिम सत्य की तरह निर्धारित नहीं होती, ये समय के साथ बदलती रहती है। एक समय में एक संस्कृति नहीं होती, उसकी विभिन्न धाराएं होती हैं, और उन धाराओं के बीच भी आपस में संघर्ष होता है। जैसे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण संस्कृति, श्रमण संस्कृति में हमेशा से टकराव रहा है, उसी तरीके से समय के साथ, समय की चुनौतियों के साथ हर संस्कृति को अपना समायोजन करना पड़ता है, और उसके लिए उसको बहुत सारे अपनी रीतियों, रूढ़ियों, विश्वासों आदि के ऊपर प्रश्न उठाकर या तो तिलांजलि देनी होती है या उनके लिए एक नया रूप गढ़ना होता है। इस दृष्टि से देखने पे ये भी समझ में आता है कि आदिम समाज में जब गुफाओं में लोग रहते थे, तब भी वे अपनी जीवन चर्या के लिए भले ही शिकार करते हों, खेती करते हों, लेकिन साथ ही साथ वो गुफाओं में पेंटिंग भी करते थे। तो ये दोनों पक्ष जो हैं काफी घुले मिले रहते हैं, और इसीलिए मेरी दृष्टि में जो परिभाषा संस्कृति की जो हमारे देश के बड़े जाने माने मानव शास्त्री श्यामा चरण दुबे जी ने अपनी पुस्तक में दी है, और उनकी कई पुस्तकें हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर उनको पढ़ें, जिसमें वो कहते हैं कि सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है, संस्कृत की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये सीखे हुए व्यवहार प्रकार हैं, जिनमें कुछ अभिव्यक्ति है, कुछ अनभिव्यक्ति रहते हैं, और इनमें एक तरीके की मूल्य दृष्टि भी होती है, मूल्य निष्ठा भी होती है, और उन मूल्यों को पाने की एक सामाजिक व्यवस्था और प्रक्रिया भी होती है। यदि हम केवल किन्हीं पुराने ग्रंथों को लेकर उनके चुने हुए श्लोकों का वर्णन करके कहें कि यही हमारी संस्कृत है, तो वो बात अधूरी होगी। क्यों? क्योंकि यदि वो जीवन में उपलब्ध नहीं हुए, समाज में उपलब्ध नहीं हुए, तो फिर उसको जीवन या जीवित संस्कृत का हिस्सा नहीं माना जा सकता। जैसे कि हमारे यहाँ बात वसुधैव कुटुंबकम की बहुत होती है, लेकिन हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो जाति भेद की व्यवस्था है, उसको वो जरा भी हिला डुला नहीं पाई। तो ऐसे में यदि हम कहें कि हमारी संस्कृत वसुधैव कुटुंबकम की है, तो ये जैसे विश्वगुरु, उस तरीके से दुनिया में हमारी जगहसाई होती है। तो हमको ये बड़ा सतर्क होकर देखना चाहिए कि वस्तुतः संस्कृति क्या होती है और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और संस्कृति का वर्तमान स्वरूप क्या हो सकता है, आज उसके सामने चुनौतियां क्या हैं, आधुनिकता और भूमंडलीकरण ने उसके ऊपर कौन से प्रश्न उठाए हैं, और साथ ही साथ जो दूसरी संस्कृतियों के लोग हैं, सांस्कृतिक अन्य की समस्या का हल क्या है, और अंत में हमको ये भी देखना चाहिए कि मानव जीवन में संस्कृति का क्या मूल्य है। और जब इन सभी बातों पर हमने एक एक चैप्टर में संक्षिप्त चर्चा की है और ये बताने का प्रयास किया है कि सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि संस्कृति और परंपरा में क्या अंतर है। अक्सर जो है हम इस दोनों में भेद करने में सक्षम नहीं होते। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि धर्म, जो परंपराएं हैं वो संस्कृति का एक हिस्सा होती है। कोई भी परंपरा रूढ़ में बदल सकती है। परंपराओं में एक गुण होता है जो पास्ट से, हमारे अतीत से आज तक अपनी सार्थकता सिद्ध करते हुए आगे बढ़ती हैं, लेकिन सभी परंपराएं जो हैं वो समय के साथ उसकी चुनौती को स्वीकार
नहीं कर पाती। इसलिए परंपराएं संस्कृत का एक अनन्य अंग होते हुए भी पूरी संस्कृत को व्याख्यायित नहीं कर सकती। ये बात अभी और जब हम आगे बढ़ेंगे कि ऐतिहासिक रूप से परंपराओं का इतिहास से जब संघर्ष होता है तब क्या स्थिति बनती है। दूसरी जो भेद हमको करना है कि सभ्यता का मतलब मनुष्य के भौतिक पक्ष से है, आहार विहार, रहन सहन और जीवन शैली का वो पक्ष जो उद्योग, उत्पादन, वितरण आदि से जुड़ा होता है, और जो पुराने ढंग की सोच थी जिसमें यही था कि सौंदर्यात्मक, मूल्यात्मक, बौद्धिक मूल्य जो है वो संस्कृत का अंग है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये विभाजन जो है अत्यांतिक नहीं है और सभ्यता और संस्कृत के बीच में इस तरीके का भेद करना अब संभव नहीं दिखता। और इसीलिए बहुत सारे विचारक अब कोई संस्कृत शब्द का प्रयोग करता है, कोई सभ्यता का प्रयोग करता है। जीवन के मानसिक पक्ष को कोई ज्यादा जोर देता है, कोई उसके भौतिक पक्ष को ज्यादा जोर देता है, लेकिन दोनों ही इन दोनों के एक तरीके से शब्दों के समुच्चय का प्रयोग करते हैं एक शब्द के द्वारा। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके का आत्यांतिक भेद भी उचित नहीं है। जब हम संस्कृत और धर्म की बात करते हैं तो एक और भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि प्राचीन संस्कृतियों में धर्म निश्चित रूप से संस्कृतियों के समाज के केंद्र में रहा है। आज भी बहुत दूर तक वो प्रभावित करता है, लेकिन आज हमने देखा कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे धर्म को और आर्थिक प्रक्रियाएं जो है धीरे धीरे धर्म को उसकी केंद्रीय स्थिति से अलग कर रही हैं, और नतीजा इसका ये सामने आया है कि अब हम धर्म को या धर्मों को संस्कृत से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका एक सैद्धांतिक अंतर भी है, क्योंकि धर्म का संबंध जो है यदि हम उसको व्यापक रूप से देखें, जैसे कि हमारे यहाँ धर्मा को कहा जाता है, तो वो एक तरीके से नैतिक प्रत्यय हो जाता है, और नैतिक प्रत्यय होने से वो हमारे लिए संस्कृत का एक नैतिक मूल्यों के पक्ष का ही हिस्सा हो जाता है। लेकिन यदि हम धर्म को अन्य धर्मों की तरह देखने की कोशिश करें तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि सभी जीवन शैलियों के तरह कोई भी धर्म किसी संस्कृत के केंद्र में हो सकता है, लेकिन ये धर्म जो है वो उसकी संस्कृत को पूरी तरह आरोपित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धर्म का मुख्य उद्देश्य जो है वो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ईश्वर आदि से अधिक जुड़ा रहता है, जबकि संस्कृत एक लौकिक प्रत्यय है। वो इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देती कि आप जो है वो इन बातों पे ध्यान दें या जीवन के जो मूल्यात्मक, जो सौंदर्यात्मक, जो बौद्धिक मसले हैं, जो भौतिक मसले हैं, उन पे जोर दें। तो इसलिए संस्कृति और धर्म के भेद को भी हमको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, और ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जैसा कि हम आगे बात करेंगे कि क्यों धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर, संस्कृत की रक्षा के नाम पर हमारे अंदर जो है बहुत तरीके के भ्रम थे और बहुत सारे भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। और इसी की बात करने के लिए इस पुस्तक में विशेष रूप से एक पहले ही अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि हम संस्कृति और सत्ता के संबंधों को समझें, जो कि सामान्यतया संस्कृत की पुस्तकों या विश्लेषण से गायब रहता है। तो इसलिए जब हम इस निगाह से देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि प्रत्येक समय में जो राजनीतिक सत्ताएं होती हैं वो अपनी वैधता को औचित्य प्रदान करने के लिए संस्कृतियों का में हस्तक्षेप करती हैं। वो उसका एक रूप गढ़ने की कोशिश करती हैं, भले वो रूप जो है वो अतीत से लिया जाए या पश्चिम से आयातित हो या उसकी वो अपनी ही संरचना हो, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसपे कि आज के समय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संस्कृति को एक आइडियोलॉजी बना देता है, वैचारिकी बना देता है, और ये वैचारिकी जो है राजनीतिक रूप से जब सक्रिय होती है तो हमारे सामने
एक आज के समय में उदाहरण है तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा के रूप में सामने आती है। यदि इसको और गहराई से लोग समझना चाहें तो इसको जो है हमको, जो एक बहुत नामी विचारक हुए हैं ग्रामशी, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि राजनीतिक सत्ता जो है वो अपने औचित्य के लिए एक तरफ तो वो सैनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य की संरचनाएं, जुडिशरी, इन सब का प्रयोग करती है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ सॉफ्ट पावर, कंसेंट जगाने के लिए, लोगों के बीच में अपने प्रति जो है समर्पण जगाने के लिए एजुकेशन, संस्कृति, धर्म आदि का भी उपयोग करती है। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमको ये खतरा पैदा हो जाता है कि संस्कृत का कहीं अपना स्वरूप जो है वो राजनीतिक सत्ता के हितों के लिए तो प्रयोग नहीं हो रहा है, और ये हमको आज के समय में बहुत ध्यान देने की बात है। इसी से जुड़ा एक विषय है जिसको कि गांधीवादी विचारक जोहान गॉल्टुंग ने उठाया था, जिसको कि आज हम सांस्कृतिक हिंसा कहते हैं। तो सांस्कृतिक हिंसा से तात्पर्य उनका ये था कि समाज में सीधी सीधी शारीरिक हिंसा के अलावा भी संरचनात्मक हिंसा होती है, जैसे कि गरीबी है, भुखमरी है, अन्याय है, शोषण है, दमन है, आदि आदि। ये संरचनात्मक हिंसा जो है, इसको वैधता प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है। मतलब समाज में कुछ इस तरीके के वैचारिक प्रत्यय जो है प्रचलित होते हैं या प्रचलित किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सारी संरचना जो है, अन्यायपूर्ण संरचना जो है, उसको हम वैध समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए विस्तार में जाना संभव नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पुनर्जन्म, कर्मफलवाद आदि की जो धारणाएं हैं, वो हमारे यहाँ की जो संरचनात्मक हिंसा है उसको वैधता प्रदान करने का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग शोषित हैं वो ये समझते हैं कि ये मेरे पिछले जन्मों का परिणाम है, कर्मों का, और जो लोग शोषण कर रहे हैं वो समझते हैं कि हमको तो ये सारा जो मिला है ऐश करने को, वो भी हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम है। और इस कारण न तो एक में उनमें कोई गिल्ट आता है, कोई अपराध बोध पैदा होता है, और न शोषितों में किसी तरीके का विद्रोह। तो इसलिए वो हिंसा को लगातार बनाए रखती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि संस्कृति का प्रत्यय जो है वो हमको जो है ये मान के चलना चाहिए कि वो कोई धर्म की तरह कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, और उसके लिए जो प्रयोग करने वाला रूपक है, वो रूपक जो है वो नदी का हो सकता है, तने का नहीं हो सकता। कुछ लोग उसमें अधिष्ठान की बात करते हैं, तने और जड़ों की बात करते हैं, वो भी उचित नहीं है। संस्कृत का स्वरूप ऐतिहासिक होता है। इतिहास में, संस्कृत में, किसी भी संस्कृत में अनेक धाराएं आके मिलती हैं, उससे अनेक धाराएं निकलती हैं। उसका जो जो पानी है वो बहुत दूर तक गंदला सा भी नजर आता है, लेकिन इसी संस्कृत की ताकत भी इसी में है कि वो अपने इस गंदलेपन को का बराबर प्रक्षालन करती रहे, और साथ ही साथ वो बाहरी दुनिया से कटी भी न रहे। और सांस्कृतिक लेन देन जो है वो हमेशा से ऐतिहासिक सच रहा है, और किसी भी तरीके की विशुद्ध संस्कृत की बात करना जो है वो बिल्कुल बेमानी है। और इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उद्धरण लिखा है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। अगर संस्कृत विशेष की कल्पना, ये भगवत शरण उपाध्याय भी कहते हैं कि संस्कृत विशेष की कल्पना खरी समीक्षा से अवैज्ञानिक सिद्ध होगी। वस्तुतः संस्कृति एक देशी नहीं, अंतरदेशी, अंतरजाति, अंतर सामाजिक है। संस्कृतियों के स्वावलंबन का कोई अर्थ नहीं होता, उनके अंतरावलंबन की मात्र से ही वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। तो इस दृष्टि से जब हम आगे विचार करेंगे संस्कृत में, तब हमको ये समझ में आएगा कि मनुष्य जो है वो संस्कृत के साथ पैदा नहीं होता, वो जो है उसका निर्माण उसके सीखे हुए व्यवहार के साथ पैदा होता है, और वो मानव निर्मित होती है। संस्कृत जो है वो परंपरा से स्थायित्व तो मिलता है, लेकिन
परंपरा उसको भविष्य से जोड़ती भी है। सांस्कृतिक परंपराएं हमारे जीवन में एक बड़ा स्थायित्व, व्यवस्था और अर्थपूर्ण दिशा भी देती हैं और हमारे जीवन शैली को बहुत दूर तक निर्धारित भी करती हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली उनकी पूरी तरह गुलाम नहीं होती। और इसीलिए हमको ये जानना चाहिए कि सांस्कृतिक की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, वो उसकी गतिशीलता और परिवर्तन है। यदि हम इसको मूल्यात्मक दृष्टि से भी देखें तो ये मूल्यान्वेषण की एक गत्यात्मक प्रक्रिया कही जाएगी और इसलिए इसकी नई आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है और इसके लिए मनुष्य के लिए जरूरी होता है कि वो बराबर अपनी संस्कृति के संबंध में जो कुछ निर्देश हैं या जो कुछ संस्कार हैं उनको बराबर समय के अनुसार जो है उनके ऊपर कसौटी पे कसता रहे, नए प्रश्न उठाता रहे और ये जान के चले कि संस्कृतियों में आपसी लेन देन जो है यही वास्तविकता है। अगर आप थोड़ी सी भी निगाह डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह उठने से लेकर रात तक जो आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आलू टमाटर वगैरह सब बाहरी संस्कृतियों से आते हैं। आपका पैजामा भी जो है वो इस्लामी संस्कृति से आया है। तो इस तरीके से हमने ये एक तरीके का संस्कृति का जो शाश्वत, एकवचनी और सनातन रूप है उसको मैं समझता हूँ कि प्रश्नांकित करने का प्रयास किया है और ये कहने का प्रयास किया है कि संस्कृत जो है वो उसकी परिभाषा व्यापक होनी चाहिए और वह जो है वो एक तरीके का बहुलतावादी होती है और उसमें ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन जो है वो हमारे लिए मान्य भी होना चाहिए और उसकी दिशा में हमको कदम भी बढ़ाना चाहिए। संस्कृत का इस तरीके का छोटा सा विश्लेषण और अन्य से भेद करने के बाद हमने अपनी पुस्तक में इस बात पे ध्यान देने की कोशिश की है कि ऐतिहासिक रूप से आज वर्तमान समय में संस्कृतियों के सामने किन चीजों की चुनौती प्रस्तुत हो रही है। तो पहली बात तो ये आती है कि संस्कृति और आधुनिकता का क्या संबंध है, संस्कृत और भूमंडलीकरण का क्या संबंध है और सांस्कृतिक अन्य की समस्या क्या है। समय बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि आधुनिकता के आने के साथ साथ अधिकांश प्राचीन संस्कृतियों के सामने नई चुनौतियां पैदा हो गई और उन नई चुनौतियों के पीछे आधुनिकता का जो स्वरूप है वो जिम्मेदार है। आधुनिकता ने को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने इसमें जो है जिज्ञासुओं के लिए एक डिफिनीशन ली है और वो है चार्ल्स टेलर की डिफिनीशन और वो बहुत ही होल्डाल मार का एग्जॉस्टिव डिफिनीशन है कि आधुनिकता से तात्पर्य नई प्रथाओं और संस्थागत रूपों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उत्पादन, शहरीकरण का ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व दर से मिश्रण, जीवन जीने का एक नया तरीका, व्यक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, साधनात्मक तर्कसंगतता और नए प्रकार की रुग्णता जिसमें अर्थहीनता, अलगाव और आसन्न सामाजिक विघटन का संकट आता है। तो जब इस दृष्टि से देखें तो मोटे तौर पर अगर हम डिफाइन करें तो आधुनिकता का मतलब वैज्ञानिक तर्क और व्यक्तियन की प्रक्रिया, जिसको इंडिविजुअलिज्म भी एक तरीके से कह सकते हैं, वो दो उसके मुख्य केंद्रीय आधार है। अब ये दोनों बातें जो हैं वो प्राचीन संस्कृतियों के जो जीवन शैली है उसको बहुतेरी ढंग से अलग अलग स्तरों पर प्रश्नांकित करते हैं और नतीजा क्या होता है कि जब भूमंडलीकरण जो है, जब आधुनिकता और आगे बढ़ती है और भूमंडलीकरण का समय आता है, मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूं, तो होता ये है कि मनुष्य जब अपने गांव से, अपने शहर से उखड़कर किसी महानगर में या किसी विदेश में जाके रहने लगता है तो उसके यहाँ सामने दोहरा विस्थापन होता है। यह दोहरा विस्थापन क्या है? दोहरा विस्थापन यह है कि वो शारीरिक भौतिक रूप से तो अपने समाज से कट ही जाता है, चाहे गांव समाज हो चाहे शहर का समाज हो, साथ ही साथ
वो वैचारिक रूप से भी उन सारी सांस्कृतिक अवधारणाओं से भी कट जाता है जो कि उसके जीवन को संस्कारित करती थी। और उनके सामने अब एक दूसरा समाज, दूसरी दुनिया, दूसरी और साथ ही साथ आधुनिकता के अपने आग्रह होते हैं। तो नतीजा होता है कि मनुष्य जो है वो अस्मिता के संकट में पड़ जाता है। और आज के समय में सांस्कृतिक बोध के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सांस्कृतिक अस्मिता का संकट क्या होता है। ये संकट जो है वो उसके सामने एक असुरक्षा पैदा करता है। उसको लगता है कि अब हमारे जीवन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा और इसलिए वो उस चीज को पुनः पाने के लिए जो है भटकता है। नतीजा हमारे सामने आज हम देख रहे हैं कि विश्व में तमाम पुरानी सभ्यताएं, चाहे मिडिल ईस्ट की हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे भारतीय हो, ये सभी सभ्यताएं जो हैं वो उसके लोग जो हैं या तो पश्चिमीकरण या जिसको हम लोग फंडामेंटली मूल तत्ववाद या रिवाइवलिज्म, पुनरुत्थानवाद, ये धार्मिक राष्ट्रवाद, धार्मिक एग्रेशन, इन सब का शिकार हो जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि उनकी असुरक्षा बोध तो दूर हो जाता है, लेकिन वो इन सब के दलदल में फंस जाते हैं। और ये आज के समाज की, व्यक्तिगत जीवन की, सामाजिक जीवन की और अंतरराष्ट्रीय जीवन की एक बहुत बड़ा यथार्थ है कि हम आधुनिकता से अपना तालमेल बिठाने के में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। और उसी का नतीजा ये है कि हमारे सामने सांस्कृतिक अस्मिताओं का उभार, उनके बीच में हिंसक टकराव आज की समस्या बराबर आती जा रही है। इसको ज्यादा गहराई से समझने के लिए मैं कहूँगा कि अमर्त्य सेन की पुस्तक है आइडेंटिटी एंड वायलेंस। वो कहते हैं कि जो आइडेंटिटी का, पहचान का, जो अस्मिता का प्रश्न है वो गलत नहीं है। हमारी जब कोई अस्मिता होती है तो वो हमको एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करती है, एक तरीके का सुख देती है, एक तरीके की दिशा भी प्रदान करती है। लेकिन जब हम किसी एक पहचान को प्रधान, अकेली, एकमात्र, शुद्ध, श्रेष्ठतम मानने लगते हैं तो यही अस्मिता जो है हमारी दूसरी लोगों की अस्मिताओं से टकराने लगती है। और इसके लिए हमको समझना चाहिए कि एक समय में हमारी एक नहीं कई अस्मिताएं होती हैं। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारी धार्मिक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो दार्शनिक है, अगर हम घर में हैं तो पति पत्नी या समाज में है तो कोई सी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है। तो हमको अपनी जो मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं उनमें एक समायोजन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमारे अंदर तर्कशीलता की जरूरत है। लेकिन हमने ये पाया है कि जब क्राइसिस का समय आता है तो मनुष्य अपनी पुरानी पहचान, जो कि बहुत दूर तक उसकी धर्म और सांस्कृतिक से जुड़ी है, उसकी तरफ लौट जाता है और इसलिए वो पुनः जो है वो एक कट्टर पहचान के रूप में उभरता है और वो कट्टर पहचान हमको जो है दूसरे से पहचानों से टकराहट को जन्म देती है। इसीलिए जब भूमंडलीकरण और संस्कृत की बात की जाती है और जब आधुनिकता से इस तरीके से तालमेल बिठाने की बात की जाती है तो तीन तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक मानती है जिसको सांस्कृतिक एक रूपता कह सकते हैं कि सारी दुनिया में एक फ्लैट संस्कृत हो जाएगी, सब एक से रहें। दूसरे हैं जो कि पिछले सालों में बहुत चर्चित रहे हैं, जिनका नाम है सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट करके एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है। तो उनका कहना है कि भविष्य के युद्ध जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसी संस्कृति और सभ्यता के टकराव के ऊपर होंगे। और तीसरी एक चीज जो उभर रही है, जो बहुत लोगों की दृष्टि में इसलिए नहीं आती कि वो कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं लगता, लेकिन वो धीरे धीरे पसर रही है और वो है सांस्कृतिक संकरता। ये हाइब्रिडिटी है कि हम धीरे धीरे दूसरी संस्कृतियों के कुछ तत्वों को अपनाते हैं, दूसरी संस्कृतियां हमारे तत्वों को अपना रही हैं, जिसमें कि एक तरीके का एडजस्टमेंट, समायोजन भी है, थोड़ा टकराव भी है, लेकिन हम एक दूसरे तरीके की संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक तरीके से पुराने ढंग की संस्कृति नहीं है, लेकिन एक नए ढंग की संस्कृति का निर्माण भी हो रहा है। ये संस्कृति जो है वो जिसको कहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी संस्कृति का वैशिष्ट्य चला जाता है
और मैं इस बात पे बहुत जोर देना चाहूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके बाद का जो चैप्टर है जिसमें कि सांस्कृतिक अन्य की समस्या जो है उसके ऊपर बात की गई है, शायद उसमें मैं विस्तार से न भी जा पाऊं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये समझना चाहिए कि जब मैं इस लेन देन की या दुनिया में जो हो रहा है एम्पिरिकली वास्तविक रूप से ध्यान देता हूं तो ये समझ में आता है कि जो नई संस्कृति उभर रही है उसको आप किसी स्वेटर की डिजाइन के रूपक से समझ सकते हैं कि जिसके कुछ तंतु कुछ धागे जो हैं वो हमारी परंपरागत संस्कृतियों से लिए जाते हैं और उसके कुछ अन्य धागे हम बाहर से आई हुई संस्कृतियों से ग्रहण करते हैं और फिर उसको मिलाकर एक जो डिजाइन तैयार करते हैं, एक जो मोज़ेक तैयार करते हैं, वो हमारी नई संस्कृति होती है, लेकिन वो हमारी ही होती है, वो किसी दूसरी संस्कृति से कहना चाहिए से आइडेंटिफाई नहीं होती, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन उसमें एक खुलापन है और एक खुलापन होने के साथ साथ हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ये खुलापन जो है वो किसी भी जीवंत संस्कृति की विशेषता है, चाहे हमारी हो या कोई दूसरी, और इसी की ओर ध्यान दिलाने का काम जो है वो जब हमारे महात्मा गांधी ने कहा एक बार कि मैं चाहता हूं कि मेरे सब दरवाजे खिड़कियां खुली रहें और सभी तरह की हवा हमारे पास आए और गुजरे, लेकिन हमारे पैर जमीन में जमे रहे। तो ये जो दृष्टि हमारे सामने आती है, ये संस्कृत की मुझे लगता है कि नई दृष्टि एक हो सकती है और इस पे थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहूंगा कि जब हम दूसरी संस्कृति के समुदायों से, मनुष्यों से आमने सामने होते हैं, जो भूमंडलीकरण ने नई व्यवस्था हमारे सामने रख दी है, तो हमारे सामने उनसे किस तरीके से साथ रह के शांतिपूर्ण ढंग से रहा जाए, जिसपे कि मेरा अंग्रेजी में पुस्तक भी है पूरी, तो उसके लिए करीब 4 मॉडल्स जो हैं प्रस्तावित किए गए हैं और उनकी इस पुस्तक में अच्छे ढंग से मैंने थोड़े संक्षिप्त में ही विवेचना करने का प्रयास किया है। थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेता हूँ कि पहला मॉडल होता है जिसको सर्वसमावेशीवाद कहते हैं। वो मॉडल जो है वो अमेरिका की मेल्टिंग पॉट थ्योरी का ही एक रूप है, जो ये मान के चलता है कि सभी संस्कृति समूहों से आए हुए लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़े भगोने में गर्म बर्तन में डाल दिए जाते हैं और वो उससे फिर जो पक के आता है वो कोई एक संस्कृत नहीं होती, वो एक नई संस्कृत का निर्माण होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अमेरिका में किया गया, क्योंकि अमेरिका में सभी तरफ से लोग आए हैं, यूरोप से, एशिया से, चाइना से, तो लेकिन इसको आज जो है वो बहुत प्रश्नांकित किया जाता है क्योंकि ये सफल नहीं हुआ। लोग जो है वो अपनी संस्कृति को पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहते। दूसरे, इसमें सांस्कृतिक टकरावों के लिए जो है एक कानून की व्यवस्था तो हो सकती है, लेकिन जो लोग वहाँ डोमिनेट करते हैं, जैसे अमेरिका में पश्चिम यूरोप के जो गोरी संस्कृति से आए हुए लोग हैं, वो लोग उसमें वर्चस्वशाली बने रहते हैं, भाषा का भी वर्चस्व बना रहता है। तो एक तरीके का विभेद बराबर बने रहने से ये जो है जो मॉडल है उसको उचित नहीं माना जाता आज। और साथ में ये इसका एक दूसरा मॉडल भी था कि ह्यूमन राइट सिटीजनशिप के आधार पर एक एकता बनाई जाए, लेकिन वो भी जो है वो बहुत मनुष्य की एक बहुत जिसको कहना चाहिए थिन पहचान पर निर्भर करता है। मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, मनुष्य केवल चेतना नहीं है, मनुष्य की संस्कृति जो है एक थिक कंसेप्ट है जिसमें चारों तरफ से उसके जो परिस्थितियों के प्रभाव और उनके द्वारा बना हुआ एक मूल्य दृष्टि होती है। इस कारण ये जो मॉडल है वो सुरक्षित नहीं रह पाया। इसके बाद दूसरा मॉडल आता है जिसको हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा खोट ये है कि अलग अलग संस्कृति के लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कानून तो बना देती है, उनके सांस्कृतिक तरीकों के ऊपर जो है वो एक तरीके की सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन उससे क्या होता है कि समाज जो है बट जाता है, उनमें एक घटोपन पैदा होता है और उनमें टकराव भी रहता है। आपने देखा होगा कि पगड़ी लगाने, हिजाब पहनने आदि को लेके बहुत सारी बातें होती रहती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ टकराव ऐसे होते हैं जिनका कि कोई हल जो है
वो किया नहीं जा पाता। तो इसके लिए आप बिल किमलिका की पुस्तक पढ़ सकते हैं। मेरी इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनसे आप बात को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बहुत संस्कृतवाद के आगे फिर एक अंतः संस्कृतवाद आता है, और ये अंतर संस्कृतवाद जो है वो इस बात को तो मान्यता देता है कि संस्कृति के समूहों के लोग अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी हमको उनके बीच सामंजस्य, उनके बीच ओपननेस, उनके बीच एक डायलॉग और उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके साथ भी उसी तरीके की दिक्कत सामने आती है कि ये जैसे कि इंटरफेथ डायलॉग होता है, उस ज्यादा दूर तक ये नहीं जा पाता। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है? जब हम इस पे विचार करते हैं तो एक बहुत ही बात जो आधारभूत सैद्धांतिक, जिस पे मैं शुरू से प्रारंभ से आपको अपनी पुस्तक में जोर देता हूं कि हम संस्कृत के प्रत्यय को एक बंद डिब्बा में रखे होने का जो प्रत्यय है, क्लोज्ड सर्किल में देखने की बात है, वही अपने आप में उचित नहीं जान पड़ती। संस्कृति जो है वो उसमें एक तरीके का ओननेस भी है, अपनापन भी है, एक फॉरेननेस भी है। और इस तरीके से सारी संस्कृतियां जो हैं सामासिक संस्कृतियां हैं, और वो जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी आज की संस्कृति जो है वो केवल एक पुराने समय के डिब्बे में बंद नहीं रखी हुई है, तो फिर हम इस बात पे बराबर ध्यान देते हैं कि संस्कृत का प्रत्यय जो है वो किस तरीके से खुला हुआ होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रत्यय जो है वो केवल वर्णनात्मक नहीं है। यदि हम संस्कृत को सिर्फ डिब्बे वाला मानेंगे, डिब्बे में बंद मानेंगे, भले ये मणि के समान हो, तो हम उसी को प्रचारित, उसी को प्रस्तावित, उसी को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि हम यह मानेंगे कि संस्कृत का प्रत्यय अपने आप में खुला प्रत्यय है, इसमें आवागमन बराबर जारी रहता है, और हमको बराबर जो है वो उसी संस्कृतियों के से संपर्क करते हुए उनके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और उनसे बराबरी का लेन देन करना चाहिए, जो कि शायद अभी जो ये गैर बराबरी का भूमंडलीकरण है उसमें पूरी तरह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस दृष्टि से देखने पे जो चौथा मॉडल प्रस्तावित किया गया है, जिसको कि हम पार संस्कृतिवाद कहते हैं, ट्रांस कल्चरल मॉडल, जो कि मनुष्यों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच विभिन्न अस्मिताओं वाले, तो संस्कृति में जो अस्मिता और अन्यता का संकट है उसके निवारण के लिए इस पुस्तक में पार संस्कृतिवाद की वकालत की गई है। मैं चाहूंगा कि लोग इसको भी ध्यान दें, क्योंकि ये अक्सर संस्कृत की किताबों में लिखे हुए विश्लेषण से गायब रहता है और ये आज की आधुनिक समस्या है। यदि सारे बातचीत में हम भारतीय संस्कृत की चर्चा न करें तो मुझे लगता है कि ये बात अधूरी रह जाएगी, जबकि ये विषय अपने आप में बहुत ही विस्तृत है और इसके लिए तो अलग से पुस्तक लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैंने एक अध्याय में इसको सीमित करने का ये प्रयास किया है और ये बताने का कोशिश की है कि अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में भारतीय संस्कृति ने किस तरीके के चरणबद्ध रूप से गति प्रदान की है और किस तरीके से आज उसका स्वरूप निर्धारित हो रहा है। इसके लिए विस्तार में जाने के लिए मैं कहूँगा कि अपने रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय को आप लोग जरूर पढ़ें, और उसी से मैंने कुछ बातें लेने की कोशिश की है कि हमारे देश में, हमारे समाज में 4 तरीके की सांस्कृतिक क्रांतियां हुई हैं। पहली क्रांति हुई है जब आर्य और आर्येतर जातियों के बीच संपर्क होता है। दूसरी जब है जब बुद्ध और महावीर जो है स्थापित संस्कृति का विरोध करते हैं, और तीसरी आती है जब इस्लामिक संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू करती है इस्लाम के आने के साथ भारत में, और उसी के साथ हमारे यहाँ एक भक्ति काल का भी प्रारंभ हो जाता है, जिसको 7वीं शताब्दी से माना जाता है आज। और उस दोनों के एक तरीके के मिलन से एक सिख धर्म और संस्कृत का भी उदय होता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तब पैदा होती है जब जिसको हम आजकल औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं, उसके साथ जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर शासन करने आता है। और उससे नतीजा ये होता है कि उस चुनौती का सामना करने के लिए यहाँ पर मैं ये भी बता दें कि हमारी संस्कृति निर्माण में महाकाव्यों की ज्यादा भूमिका है, दर्शन शास्त्र की मुझे लगता कम ही भूमिका है। और साथ ही साथ जो है वो
आज की जो संस्कृत का जो रूप हमारे सामने है, उसको तो लेके ऐसा लगता है कि हम पुराणों के युग में लौट गए। तो ये पुराणों का भी संस्कृत पे बहुत व्यापक प्रभाव है। अब ये देखने की बात है ये कितना प्रभाव हमारे लिए वांछनीय है, कितना नहीं है। लेकिन इसके आगे जब अंग्रेजों के आने के बाद जो आधुनिकता की जो बात हमने की, वो जब चुनौती हमारे सामने आती है, तो हम जो है एकदम से सतर्क हो जाते हैं और हमको लगता है, जिसको हमने बताया कि अस्मिता बोध, अस्मिता संकट, और जब जब ये कहा जाता है, बाहर से आके अंग्रेज कहते हैं कि ये तो जंगली हैं, बर्बर हैं, मूर्ख हैं, हम इनको सिविलाइज करने आए हैं, तब हम अपनी तमाम पुरानी विरासत में से ढूंढ-ढूंढ के चीज़ें लाते हैं और कहते हैं हमारे पास ये भी था, हमारे पास ये भी था, ये भी था। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये उत्तर औपनिवेशिक काल में उसकी वैधता धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन ये हमारी वर्तमान संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जिसको कि हम नवजागरण की संज्ञा देते हैं। और 19वीं शताब्दी का नवजागरण समझे बिना हम आज वर्तमान भारतीय संस्कृति के स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि वही नवजागरण आगे जाकर राष्ट्रीय आंदोलन में बदलता है और फिर उसके बाद उसका चरम बिंदु जो है वो भारतीय संविधान की रचना होती है, जिसके आधार पर हम आज अपने सांस्कृतिक व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तब जागरण पे ज़्यादा विस्तार से चर्चा का समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि हर जगह के समान ही हमारे नवजागरण में भी कुछ परंपरावादी लोग थे, कुछ पुनरुत्थानवादी लोग थे, कुछ लोग आधुनिकतावादी लोग थे। इसमें पुनरुत्थानवादियों में आप दयानंद को ले सकते हैं। आधुनिकतावाद में भी आलोचनात्मक आधुनिकतावाद है और कुछ लोग ऐसे हैं आलोचनात्मक परंपरावादी हैं। तो राजा राम मोहन राय, जिनको भारत में आधुनिकता का एक तरीके से सबसे बड़ा महापुरुष माना जाता है, वो भी एक तरीके से आलोचनात्मक आधुनिकतावादी थे। उसी के साथ केशव चंद्र सेन आते हैं। उसी के बाद हमारे पास आधुनिकतावादियों में ज्योतिबा फूले आते हैं। इसके बाद जो विवेकानंद आते हैं। तो ये लोग जो हैं, जिनको किसी को हम आलोचनात्मक आधुनिकतावादी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर पश्चिम से आई हुई आधुनिकता के पक्ष में ज़्यादा प्रबल तर्क हैं। कुछ को परंपरागत आलोचनावादी कहते हैं, जिनमें कि परंपरा का तत्व ज़्यादा है। लेकिन ये सभी लोग इस प्रयास में लग जाते हैं कि किस तरीके से जो विज्ञान पे आधारित आधुनिकता ने हमारे समाज में, हमारे जीवन में प्रवेश किया है, उससे हम कैसे तालमेल बिठाएं। और इसीलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा काम जो है, कोई विज्ञान और धर्म, कोई विज्ञान और संस्कृत, को तालमेल मिलाने का विवेकानंद तक सभी लोग करते रहते हैं। लेकिन जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं तो हमारे सामने समस्या बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब तक हम अपने को स्वयं शासन नहीं पाते, स्वराज का जो एक रूप है कि हमारे द्वारा शासन हो, और दूसरा कि हम स्वयं सोच के अपने संस्कृत समाज का निर्माण करें, वो तब तक संभव नहीं होता। लेकिन मुझे ये लगता है, और ये बात मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं, कि नवजागरण ने हमको उस नैतिक असमंजस से, जो परंपरा और आधुनिकता के टकराव से पैदा हुआ था, उससे निकलने में मदद की। और उसकी सबसे बड़ी देन जो है वो बौद्धिक आलोचनात्मक विवेक है, जिसने हमको सिखाया कि हम क्या पकड़ें, क्या छोड़ दें। इसीलिए हमारे समाज में जो पुरानी कुरीतियां थी, चाहे वो विधवा विवाह की बात लेकर हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे जाति प्रथा हो, चाहे अस्पृश्यता हो, इन सभी के ऊपर प्रश्न उठे। और उससे नतीजा ये हुआ कि हम जो थे, बहुत सारी परंपरागत जो अंधविश्वास थे उनको हमने प्रश्नांकित किया। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे समाज में पुनः जो है वो अंधविश्वासों का और रूढ़ियों का और अस्मिता की रक्षा के नाम पर अपनी संस्कृति के व्यवहारों का प्रश्नांकित न करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, उससे मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति एक बार फिर से दलदल में फंस गई है और हम जो है एक सनातनवादी, सारतत्ववादी धारणा की फिर शिकार होते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि इसको बहुत दूर तक सत्ता का समर्थन भी प्राप्त हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु पाठक हैं, हमारे जो लोग ऐसे हैं जो विद्वान भी हैं, वो इस तरीके की एक
एक ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा संस्कृत को लेकर पालने लगे हैं कि जैसे कि संस्कृत कोई कहना चाहिए सनातन सत्य हो, एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, और वो हमारे पास सुरक्षित रखा है, सिर्फ हमको उसको जीना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस सारे विमर्श को हम आगे बढ़ाएं, और हमारा उद्देश्य इसमें ये है कि सभी लोग इस विषय पर संवाद करें। एक तरीके का जिसको हम लोग कहते हैं सुकराती संवाद की हमें ज़रूरत है, और ये कोई भी अपने विचार को मैं लादने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि हम इस पे संवाद नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम इसी भ्रम के जो शिकार हैं वो अभी भ्रम के शिकार बने ही रहेंगे। और इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बात जो है समाप्त करने से पूर्व एक गांधी का एक कोटेशन लूंगा कि मैं उस अंधविश्वास को नहीं मानता कि हर चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि वो प्राचीन है। मैं यह भी नहीं मानता कि कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि वो भारतीय है। तो हमको इस तरीके की जो ट्राइबल मेंटेलिटी है उससे बाहर आना होगा, और फिर हमको ये भी देखना होगा कि यह जो बात है ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। हमने अपनी पुस्तक के भूमिका में ही, जो हमको याद नहीं रहता है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कालिदास का श्लोक है कि जो ये कहता है कि हमारे सामने जो है वो इस तरीके का कोई भी चुनाव अगर आए तो हमको वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाऊं, पढ़ नहीं पाऊंगा। ये है पुराण मित्तेव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षायांतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय ने यु बुद्धि। इसका मतलब है कि जो पुराना है सभी सुंदर नहीं है, और जो नया है वो सिर्फ नया मात्र होने से ये भी नहीं है कि निंदनीय हो। समझदार लोग परीक्षा करते ही उसकी साधुता और असाधुता को स्वीकार करते हैं, मूढ़ दूसरे के मत पर अवलंबित रहते हैं। तो ये सारी बातचीत जो है वो मैं अपने साथियों के, अपने शिक्षकों के, अपने विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ कि वो मूढ़ न बने, वो जिज्ञासु रहें, संवाद करें, और इस बात को हमेशा याद रखें कि जब मैं कह रहा हूँ कि संस्कृत धर्म और परंपरा आदि से अंतर है, तो उसका मतलब ये है कि संस्कृति केवल वो नहीं है जिसके अनुरूप हम जीते हैं। संस्कृत काफी हद तक वह भी है जिसके लिए हम जीते हैं। आप सबने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न अगर आप करेंगे तो उसका स्वागत होगा। सर, मैं प्रभाकर कुमार बोल रहा हूँ। एक प्रश्न था हमको सर। करिए। सर, पश्चिमी सभ्यता हो या जो भी हो सर, इसमें जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी की बात करें या जवाहरलाल नेहरू की या अम्बेडकर की या सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी, ये सब सर फॉरेन में अपनी पढ़ाई किए, और इन लोगों ने कभी भी अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में कुछ कहा नहीं, कुछ लिखा नहीं। जो संस्कृति है हमारी, इसके बारे में इन लोगों ने कभी मार्गदर्शन करने का काम नहीं किया, जहां तक मैं जानता हूं। तो इसका क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात कि आपकी जानकारी गलत है। अगर आप जो है केवल हमारे जो संस्कृत के 4 अध्याय को पढ़ें दिनकर, तो उसकी जो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है वो अद्वितीय है। और आपने देखा होगा कि भारत एक खोज की जो रचना हुई थी टीवी सीरियल पर भी, वो उनकी अपनी जो इतिहास की पुस्तक है उसमें भी अगर आप कहें कि उसमें भारतीय समाज इतिहास की बात नहीं है तो बड़ी ही बचकानी बात होगी, क्योंकि वो सारी इतनी मोटी किताब और सारा कुछ जो है वो भारत के इतिहास से संबंधित है। तो इसलिए ये कहना कि वो यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। देखिए, इसके साथ एक और मैं जोड़ता हूँ कि अरविंद जो है उन्होंने भारतीय संस्कृत पे पूरा एक ग्रंथ लिखा है, और अरविंद अपनी शिक्षा के बाल्यकाल में उनको कोई और भाषा पढ़ने नहीं दी कि वो अंग्रेज बनाए गए, बिल्कुल वो बाहर जाके पढ़ाई की उन्होंने। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि भारतीय संस्कृत को वो भूल गए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं। तो ये आरोप जो है वो उन लोगों का है जो संस्कृत की एक
जिसको मैंने कहा ना, शुद्धतावादी, अतीतवादी, सनातनवादी, शाश्वत अवधारणा के आधार पर इन लोग क्या करते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ एक शिक्षा भी पाई और बाहर जाके भी शिक्षा पाई, और अंग्रेजी शिक्षा का जो दुष्परिणाम था कि बाबू लोग बनते थे, मैकाले का उद्देश्य था, उसको ये लोग ट्रांसेंड कर गए, ये उससे आगे निकल गए, और उन्होंने यूरोपीय या पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृत के जो उच्चतम मूल्य थे उनको ग्रहण किया, और तभी तो वो उनको यहाँ चुनौती दे सके कि हमको तो भी स्वतंत्रता चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृत में तो आपने देखा हजारों साल से गुलामी चली आ रही थी, और लोगों ने जाति प्रथा, स्त्रियों के प्रति अत्याचार और गरीबों को और अस्पृश्यता को स्थान दिया हुआ था। तो क्या हम अपनी अतीत की संस्कृति को ही स्वीकार करते रहते? नहीं, इन लोगों के बारे में ये बात भी गलत है और उनका दृष्टिकोण भी सही था, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। कि इसीलिए ये पुस्तक लिखी गई है कि आप स्वयं सोचें कि आखिर ये जो आरोप लगाए जाते हैं कहाँ तक सही है ना। आप अगर जीवन शैली भी देखेंगे तो महात्मा गांधी की जीवन शैली में आपको सुबह सुबह प्रार्थना भी मिलेगी, वो धर्म की भी बात करेंगे, लेकिन वो राजनीति की भी बात करेंगे। तो राजनीति को हमने जो है अलगाव रखा उससे। हमारे यहाँ वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या करने वाले लोगों ने जो सामाजिक जीवन पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपना सामाजिक राजनीतिक दर्शन का निर्माण नहीं किया, हम मोक्ष प्राप्ति में ज़्यादा ध्यान देते रहे, तो उसका बुरा नतीजा भी हमारे सामने आया है। तो हमको वो भी देखना है। हमको एक बहुत अच्छा टाइटल याद आता है, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड। जब तक हम ये विवेक अपने अंदर पैदा नहीं करते, तब तक हम या तो अतीत के मोह के शिकार होंगे या पश्चिम की नकल के, दोनों ही गलत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कृपया वो संक्षिप्त में प्रश्न पूछेंगे, और मुख्य वक्ता महोदय से भी अनुरोध है कृपया संक्षेप में उत्तर देंगे, ताकि हम लोग अपने अध्यक्ष जी को भी सुन सकें। और मैं अपने सभी श्रोताओं के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, यही संस्कृति पुस्तक है जो कि सेतु शब्द श्रृंखला के अंतर्गत इसी वर्ष 2025 में ही प्रकाशित हुई है। सुधान जी ये बता दीजिए, सेतु प्रकाशन से है, इसका दाम सिर्फ 150 रुपए है, और ये डिस्काउंट के साथ 136 रुपए में मिल जाएगी। सिर्फ 100 पेज की पुस्तक है, सभी लोग मंगा के पढ़े। ऑनलाइन भी यह पुस्तक उपलब्ध है, और मैं इसकी भूमिका का एक लाइन सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इस भूमिका में लिखते हैं आलोक टंडन साहब, यह पुस्तक विद्वानों के लिए नहीं लिखी गई है। इसका मूल उद्देश्य जिज्ञासु विद्यार्थियों और जागरूक नागरिकों को संस्कृति के विमर्श से परिचित कराना है, जिससे वे इस महत्वपूर्ण विषय पर साफ ढंग से सोच सकें और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही निर्णय ले सकें। ये इस पुस्तक का उद्देश्य है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे शोधार्थी विद्यार्थी जरूर, जिनको भी संस्कृति में रुचि हो, भारतीय धर्म दर्शन में रुचि हो, भारतीयता में रुचि हो, आधुनिकता में रुचि हो, भूमंडलीकरण में रुचि हो, वे सभी लोग इसे जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो खरीद करके। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रश्न हमारे मुख्य वक्ता के समक्ष रखें। हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ सर, प्रणाम सर। हेमलता श्रीवास्तव फ्रॉम अच्छा, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे? हम वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अब आप प्रयागराज में तो मिली नहीं, अभी मैं था। चलिए प्रश्न पूछिए। सर नहीं आ पाए, कुछ कॉलेज के ज्यादा एंगेजमेंट थे सर। ठीक है, बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा ये क्वेश्चन तो नहीं है, बस हमें ये जानना है थोड़ा सा कि जैसे दयानंद का आपने नाम लिया, दयानंद सरस्वती जी का, तो सर स्त्री शिक्षा का तो हम जानते हैं, लेकिन संस्कृति का उन्होंने कैसे वो किया है, आगे कैसे बढ़ाया है, कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं तो हम भी उसको आगे पढ़ें। इस पे मैं पिछले वर्ष आपके इलाहाबाद में ही हिंदी विभाग के दयानंद के 200 साल होने पर दिया था, और उसमें मेरा एक लेख है, मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप पढ़िएगा कि दयानंद जी ने क्या किया और क्या करने में सफल हुए, क्या असफल हुए। तो बहुत संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दयानंद जो थे वो इस सारे अंधविश्वासों की, कूपमंडूकता की, इस सब के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने इसके बाद जो
अल्टरनेटिव दिया, जो विकल्प प्रस्तुत किया, वो एक वैदिक संस्कृति का विकल्प था, और वो वैदिक संस्कृति के ही प्रचारक थे और उसी को मानते थे। उसमें उन्होंने अपने ढंग से उसको डिस्क्राइब भी किया, उसका कुछ गढ़न भी किया। जी जी लेकिन जी उसका नतीजा एक आपके हमारे समाज में आर्य समाज के रूप में सामने आया। जी उसने समाज सुधार का बहुत काम किया, स्त्री शिक्षा से लेके। लेकिन मैं ज्यादा विस्तार में आपको पेपर भेज दूंगा। जी लेकिन सर। लेकिन स्थिति ये हो गई कि जब मैं खड़ा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के में बोलने के लिए, तो मुझे ये कहना पड़ा कि क्या आप लोग दयानंद को बिल्कुल भूल गए कि आप 2 करोड़ लोग जो हैं इस गंगा के जल में, गंदे जल में पवित्र समझकर डुबकी लगाते रहे हो। किसी ने ये प्रश्न नहीं उठाया कि अंधविश्वास है। अगर दयानंद के आप अनुयायी हैं तो हाँ। आपको एक बात सोचना तो चाहिए ही था। तो जी, बस यही कहूंगा कि उनकी एक देन है, उन्होंने टक्कर ली, उन्होंने सनातनियों से भी टक्कर ली, और उन्होंने पश्चिमी और तमाम धर्मों से टक्कर ली। लेकिन उनका विकल्प जो है वो आज खंडित हो चुका है, और उसको सनातनियों ने एक तरीके से अप्रोप्रिएट कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को, कि कभी नवजागरण पे चर्चा हुई, वो बहुत विस्तार की जरूरत है। हमारा नवजागरण अधूरा रह गया है और हमें फिर से नवजागरण करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात कर लेंगे। थैंक यू सर, पेपर भेज दीजिएगा सर। जी सर। सर साधुवाद। सर मैं अजय कुमार प्रयागराज से। जी बोलिए। जी सर। सर आपने एक सर बहुत ही अच्छी लाइन कही कि संस्कृति को एक डिब्बे में बंद नहीं किया जा सकता, अर्थात यह विविधता का जो प्रत्यय आता है हम लोग के सामने। आपका सर ये बात सुनते ही मुझे सर वो बॉलीवुड का वो गाना याद आ गया, देश रंगीला रंगीला, है ना सर। कदम कदम पे धरती बदले रंग, इस तरीके का। सर मेरा जो सर जिज्ञासा है वो समकालीन प्रश्नों के जरिए मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जिसमें से 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न सर यह है कि क्या वैश्विक आधुनिकता और स्थानीय संस्कृति साथ साथ जीवित रह सकती है? सर यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन हम सबको एक सा बनाने का प्रयास करता है, और सर जो स्थानीय संस्कृति होती है वो हमको विशिष्ट बनाने का प्रयास करती है। तो सर इन दोनों का संतुलन किस प्रकार से होगा? पहला प्रश्न यह है सर। दूसरा प्रश्न सर यह है कि क्या डिजिटल युग एक नई गैर मानवीय संस्कृति बना रहा है, जिसमें सर आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंसी है और सोशल मीडिया है? क्योंकि सर इसमें जो संस्कृति बन रही है उसमें सर मनुष्य की भूमिका क्या रह जाएगी? और सर तीसरा जो प्रश्न है वह सर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे नजरिए से, क्या भविष्य की संस्कृति मनुष्यता को बचाएगी या मनुष्यता भविष्य की संस्कृति में विलीन होकर खो जाएगा? नहीं, फिर से रिपीट करिए तीसरा। सर तीसरा प्रश्न है, क्या भविष्य की संस्कृति मनुष्यता को बचाएगी या मनुष्यता भविष्य की संस्कृति में विलीन होकर खो जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। मैंने आपको बताया कि वैश्विक वास्तविकता और स्थानीय संस्कृति के बीच में अगर हमको सबसे अच्छा मॉडल समझ में आ जा रहा है वो ट्रांसकल्चरलिज्म का है। सर मैंने बताया आपको कि आधुनिकता वास्तविकता नहीं सर, वैश्विक आधुनिकता वास्तविकता। आधुनिकता और वास्तविकता दोनों एक ही है, क्योंकि जो वास्तविकता है वही वहाँ की आधुनिकता है। लेकिन उसमें जो मैंने आपको बताया कि हमारा रूपक जो है वो एक स्वेटर की डिजाइन की तरह होगा, जिसमें कि कुछ हम चीजें स्थानीय संस्कृतियों से लेके जाएंगे या अपने पास यहाँ भी रखेंगे, जाएंगे नहीं तब भी। जैसे कि आज का गांव बदल रहा है, आज का शहर बदल रहा है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, हम कुछ चीजें की आई हुई बहुत सारे प्रभावों को ग्रहण करते हैं और एक नए तरीके का सांस्कृतिक युग्म तैयार करते हैं, जिसको कि हम ट्रांसकल्चरलिज्म कहते हैं। और उसमें हमारी वैशिष्ट्यता रहती है, वो चली नहीं जाती। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे एक चीनी से मिलेंगे, एक भारतीय से मिलेंगे, जापानी से मिलेंगे, और सभी से आप इंग्लैंड या अमेरिका में मिलेंगे तो भी उनमें अंतर दिखाई देगा। तो अब ये आपका वही आलोचनात्मक विवेक इसमें काम करेगा कि क्या पकड़ूं क्या छोड़ दूं, और इससे जो संस्कृत बनेगी वो कोई यूनिफॉर्म नहीं होगी, फ्लैट नहीं होगी, उसमें आपके वैशिष्ट्य भी बने रहेंगे। भविष्य में आप कहें कि 2000 साल के बाद क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी
नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी का जो इशू है वो इतना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको रिफर करूंगा, भीखू पारिक को थोड़ा पढ़िए, जब वो ये तर्क देते हैं कि कोई भी सभ्यता या संस्कृति जो है अगर किन्हीं विशेष प्रश्नों पर, मूल्यों पर बहुत जोर देती है तो बाकी मूल्यों को पूरी तरह से कुछ अवहेलना भी करती है। इसलिए प्रत्येक संस्कृति के पास जो है वो विश्व संस्कृति को देने के लिए बहुत कुछ होता है और इसको स्वीकार करना चाहिए। तभी इसीलिए हम बहुलता विविधता की एक सार्थक तर्क उसके लिए पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना विस्तीर्ण, इतना व्यापक है कि किसी एक सभ्यता या एक संस्कृति से पूरी तरीके से उसको समझा नहीं जा सकता और न समझना चाहिए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल था कि डिजिटल युग में अमानवीय संस्कृति। डिजिटल युग ने खाली नहीं किया है, हमारे यहाँ मानवीयता पहले से भी थी, आज भी है, उसका स्वरूप बदलता रहा है। आधुनिकता के भी अपने कुछ डार्क हैं, हमने आपको बताया कि उसमें अलगाव है और उसमें एक तरीके का सामाजिक विघटन है और एक तरीके का एनोमी है। तो ये सब समस्याएं मनुष्य के समाज के साथ रही हैं और ये डिजिटल युग में ये चीज़ें कहने की बात सही है, क्योंकि डिजिटल युग जो है कुछ नहीं है, ये एक ग्लोबल कैपिटलिज्म की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत काम कर रहा है। उसमें टेक्नोलॉजी के वर्चस्व के साथ साथ जो कॉरपोरेट और जो पूंजीवाद का वर्चस्व है वो सब चीज अपने फायदे के लिए करता है। उसका मूल जो ब्रह्म वाक्य है वो अपना प्रॉफिट है और उसके लिए वो इन सब चीजों को, क्या सारे समाज को अमानवीय बना रहा है, जिसको आप कई बार समझ सकते हैं कि अब हम वस्तुओं का ज्यादा लालायित रहते हैं, वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं बजाय इसके अपने आत्मीय संबंधों को। तो ये एक समस्या है और इसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे सांस्कृतिक रिसोर्सेज से और दूसरी संस्कृतियों के रिसोर्सेज से कैसे इससे मीट किया जा सके। एक बात जो मैं कह दूं यहाँ पर जो छूट गई कि संस्कृति को जीवन में क्या स्थान दिया जाए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम संस्कृतवादी नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृति ही समस्त जीवन का निर्धारण करती है। आपने देखा, चाहे डिजिटल युग हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे आज का ग्लोबल कैपिटलिज्म हो, तो हमारे जीवन का निर्धारण करने में संस्कृत का पक्ष जो है वो उतना ताकतवर नहीं है। हमको जो जीवन के जो हमारे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और राजनीति और ये सब जो पक्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, संस्कृत उसके साथ या उसके बाद में आती है। तो इसलिए हमको पूरी तरीके से संस्कृतवादी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमारी समस्या, आज के समय की समस्या केवल सांस्कृतिक समस्या नहीं है, हमारी समस्याएं आर्थिक, राजनीतिक आदि तरीके की है। अच्छा, आपने ये भी कहा कि भविष्य की संस्कृति में बचा सके, ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न हमें अपने सबसे करना चाहिए। ये मनुष्य के अपनी स्वतंत्रता की पहचान, उसके प्रति जिम्मेदारी और उस स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने की शक्ति पर निर्भर करेगा कि भविष्य में संस्कृति जो है मानवीय रहेगी या मानवीय होगी। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। और कोई प्रश्न? सर नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, डॉक्टर मनोज तौर बोल रहा हूँ राजस्थान से। सर मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि संस्कृति को स्वेटर की तरह माने, जहाँ पे नई नई जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो आके जब मिलती हैं तो सिंथेसाइज होकर संस्कृति का निर्माण होता है। तो सर सभ्य भी तो आदमी इसी प्रकार से होता है। दूसरी जो आधुनिकता आके मिलती है तो उसे सभ्यता कहें या संस्कृति कहें, और संस्कृति अगर सभ्य हो रही है, सभ्यता बन रही है, तो संस्कृति कहाँ रह गई फिर? संस्कृति टर्म का अर्थ ही क्या रहेगा, और दोनों का जो डिस्टिंक्शन है उसका बेस क्या रह गया फिर? हाँ बंधु, मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया, ये डिस्टिंक्शन जो है, भेद जो है वो अत्यांतिक नहीं है। पहले लोग उसको भेद करते थे, उसको जो भौतिक स्वरूप है जीवन का उसको सभ्यता, और जो मानसिक स्वरूप है उसको संस्कृत कहते थे। लेकिन बाद में पाया गया कि दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता।
जो भी परिवर्तन होते हैं उसको चाहे आप सभ्यता में परिवर्तन कहें या संस्कृत में परिवर्तन कहें, अब आज के विचारक जो हैं दोनों शब्दों को अदल बदल कर प्रयोग करते हैं, तो इसलिए दोनों में भेद करने की कोई जरूरत नहीं। और कोई प्रश्न? सुधान जी आप भी पूछ लीजिए। प्रणाम सर। हाँ, बोलिए। मौका मत चूकिए सर जिसको एक्चुअली पूछना पूछ लीजिए। सुधान जी को मौका दिया है और मैम देख रही है कि ये खत्म करें। हाँ, उनको जाना है। जी सर प्रणाम सर। प्रणाम। चंदन बोल रहा हूँ सर। बोलिए। एक्चुअली सर मैं दर्शन का छात्र हूँ, लेकिन मुझे भारतीय संस्कृति मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो अगर मैं फंडामेंटली अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो किनको पढ़ूं? एक दो बुक का नाम बता दीजिए। पहली किताब जिसका मैंने जिक्र किया है वो है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है संस्कृत के 4 अध्याय। आप उसको पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी संस्कृत की जो निर्मित ऐतिहासिक रूप से हुई है वो कैसे हुई है। हमने एक जिक्र किया 4 तरीके की क्रांतियों से गुजरे हैं और आज जो संस्कृत हमारी बनी है वो केवल कहना चाहिए अतीत की संस्कृति नहीं है, वो एक पूरी ऐतिहासिक निर्माण की प्रक्रिया से गुजरी है। इसके अलावा भी अगर आप दोनों पक्षों को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ने के लिए फिर अपने पांडे जी की पुस्तक और निर्मल वर्मा को ही पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके विकल्प के रूप में आप श्याम श्यामाचरण दुबे की पुस्तकों को जरूर पढ़ें, जो हिंदी में बहुत सुंदर ढंग से समाज विज्ञान के लिए उन्होंने परंपरा आधुनिक बोध और संस्कृत शायद उसका टाइटल है, राजकमल से प्रकाशित है। दोनों पक्ष आप पढ़ें और फिर निर्णय लें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर प्रणाम सर। बोलिए। सर कुछ विद्रूपता के कारण जैसा कि आपने कहा सर कि वसुधैव कुटुंबकम वाली भारतीय संस्कृति नहीं रही है, तो क्या सर हम लोग जो बोलते हैं ये सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? क्या वसुधैव कुटुंबकम? जी देखिए ऐसा है, मैं आपको रिफर करूंगा। संस्कृति जो है वो केवल मूल्य दृष्टि नहीं है पुराने ढंग से सोचने की, और वो मूल्य निष्ठा भी है। वो मूल्य के साथ उसका आचरण भी है, तब संस्कृत का स्वरूप बनता है। मतलब वो विश्वास भी है, विचार भी है, विश्वास भी है और आचार भी है। और इस बात को मैं पहली बार ठीक से समझा जब मैंने नंद किशोर आचार्य जी की, जो जाने माने विचारक हैं, संस्कृत के व्याकरण को पढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ किन्हीं संस्कृत श्लोकों का, किन्हीं किताबों का एक संग्रह बना के कहना कि हमारी संस्कृत है, ये अपने आप में बेमानी है। जब तक वो मूल्य दृष्टि जो है वो निष्ठा में नहीं बदलती, वो समाज की व्यवस्था में नहीं आती, उसमें समाज उसको लागू करने का, उसको उपलब्ध करने के समाज में प्रक्रियाएं नहीं होती, तो फिर वो हमारी संस्कृति नहीं कही जा सकती। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करना और सारे जीवन और समाज में हजारों साल से जाति भेद, स्त्री की निम्न स्थिति, दलितों का शोषण, गरीबों की स्थिति बनी रहना क्या संगत है? क्या एक कुटुंब में इसका औचित्य माना जा सकता है? और फिर जब हम अपने यहाँ भेद करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये वो सब, तो क्या विश्व में हम ये कह सकते हैं कि हमारी संस्कृत वसुधैव कुटुंबकम की है? इस पे आप पुनः विचार करें। हमारी संस्कृत का ये एक दिखावटी चेहरा है, लेकिन वो हमारी न तो ऐतिहासिक संस्कृति रही है और न हम उसको बना पाए हैं। वो भविष्य में सारी दुनिया के लिए एक आदर्श हो सकता है, लेकिन वो हमारी सच्चाई नहीं है आज भी। धन्यवाद। और कोई? एक और ले लीजिए फिर रोक दीजिए, क्योंकि फिर मैम को देर हो जाएगी। और हैंड तो बहुत लोगों ने रेज किया था। अब अगर उनमें से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो आपका स्वागत है। एक प्रश्न हम लोग ले सकेंगे। हम देख रहे हैं कि रामानुज रवि जी
और मिश्रा जी, कई लोगों ने हैंड रेज किया है, अगर कोई उपलब्ध हो उनमें से प्रश्न पूछने के लिए तो एक प्रश्न हम लोग ले सकेंगे। जी सर, प्रणाम जी सर। बताइए, बताइए जल्दी से प्रश्न पूछिए सीधा। सर पूछना चाह रहे थे कि वेद और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर हो सकता है सर? वेद भारतीय संस्कृत का एक हिस्सा है, और वेद ही नहीं, वैदिक संस्कृति की बात करिए, क्योंकि वेद तो वैदिक संस्कृत का एक अंग है, लेकिन वो भारतीय संस्कृत जो का निर्माण जो हुआ है ऐतिहासिक रूप से, वो उसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और आप तो देख ही रहे हैं कि हमारे दयानंद जी ने कैसे कोशिश की और कैसे वो आज असफल दिखाई देते हैं। आगे बढ़िए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय कम है इसलिए अब हम अन्य प्रश्न नहीं ले सकेंगे, और मुझे लगता है कि किसी भी संवाद की यही सार्थकता भी है, प्रश्न बचे रहने चाहिए, संवाद आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ही कार्यक्रम में सभी प्रश्नों का समाधान हो भी नहीं सकता है और होना जरूरी भी नहीं है। और मुझे लगता है कि लेखक महोदय बहुत ही अच्छे लेखक हैं, लेकिन मार्केटिंग थोड़ा अच्छा लगता है नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने पुस्तक की बता दी। अगर ये कहते कि ये बातें आप पुस्तक को जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, मुझे लगता है कि लोग और आकर्षित होते पुस्तक के बारे में। लेकिन इनका उद्देश्य वो नहीं है पुस्तक बिके, बल्कि ये तो अपने विचारों को आप लोगों से सिर्फ साझा करना चाहते हैं और थोपना भी नहीं चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा। और साफ साफ लिखते हैं विद्वानों के लिए मैंने लिखा भी नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैं तो विद्वानों के लिए ही लिखा हूँ, आम लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इनका ये उद्देश्य नहीं है। तो अच्छी चर्चा रही, इसके लिए मैं आलोक टंडन सर के प्रति और आप सभी जिन्होंने भी प्रश्न पूछा उन सबों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि